तैयार हैं ऑनलाइन लाइव के लिए। ऑनलाइन लाइव के संदर्भ में कक्षा के बारे में, इसके माध्यम से मुझे क्या समझना है, आज हम देखते हैं। शेयरिंग के माध्यम से मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपके पास जो आज का टॉपिक है, जो आज का सारांश है, उसको देखना है। उस संदर्भ में शेयरिंग के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन शेयर करते हुए इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। अब देखिए आज की जो कक्षा है किस प्रकार से और लोग नहीं है और किस प्रकार से इसके माध्यम से अपने सभी व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर ढंग से समझ सकता हूं, तो आप सभी समझ सकते हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थी जी, ड्यू टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मैं चाहूंगा सिलेबस आपका कहता है यूनिट 3 का, जो मैं थोड़ी इसकी लाइट को ज्यादा बढ़ा देता हूँ। चलिए, आप सभी को दिख रहा है? आप सभी को दिख पा रहा है? कोई बताइए। यस सर। हाँ चलिए, धन्यवाद। तो चलिए, आज जो कक्षा है आपकी यूनिट 3 का जो लास्ट टॉपिक है, अपनी खूबी को पहचानना, उसे प्रदर्शित कर प्रयोग करने के तरीकों को समझना। ये थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, क्योंकि ये जो भाव कहना चाह रहा है उस भाव को समझना जरूरी है कि यह किस संदर्भ में कहना चाह रहा है। इसके भाव को समझने के लिए पहले इसके जो कैप्शनिंग है, शीर्षक है, टॉपिक जो जो कुछ कह रहा है उसको जानना जरूरी है। कि यह बोल रहा है रिकॉग्नाइजिंग योर क्वालिटी एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन परफॉर्मेंस एंड टीचिंग, यानी अपनी खूबी को पहचानना, प्रदर्शन एवं शिक्षण में प्रयोग। किस प्रकार से शिक्षण में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने जो शेयरिंग किया है, शेयरिंग के माध्यम से आपको यह पूरी तरह से दिख रहा होगा। मैं थोड़ा पीछे चेक कर लूं तो आप यह समझ सकते हैं कि आपकी पहचान कैसे हो सकती है, और उसके अलावा इस खूबी के माध्यम से आप अपनी किस प्रकार से अवधारणाओं को विकसित कर सकते हैं, शैक्षणिक प्रक्रियाओं को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप जो समझना चाहते हैं आज के इस समय में, इस व्यवस्था में कौन सी चीजें क्या है और किसके आधार पर मैं एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बनकर अपने पहचान को समाज में व्यवस्थित कर सकूं। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि शिक्षक जो हमारी पहचान किया जा सकता है, इसके बारे में समझने की चेष्टा करेंगे। और शिक्षण में प्रयोग के जो मायने हैं, एक्सपेरिमेंट किस प्रकार आप करेंगे शिक्षण कक्षा कक्ष में। तो विद्यार्थी जी, जो पहचान है, खूबी है, अभी आप डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड में आप जो जिस प्रमाणिकता के संदर्भ में डीएलएड कर रहे हैं, सर्टिफिकेशनलिटी जो चाहते हैं, प्रमाणिकता चाहते हैं, इस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से एक बेहतर शिक्षक और शिक्षिका के सभी गुण धर्मों का विकास कर रहे हैं अभी आप। और जो आप में जो एक पहचान बन रही है, आप आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से आप में रिकॉग्नाइजिंग हो रहा है, पहचान बनने की अवस्था आ रही है कि किस प्रकार से समाज में आपको लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और आपकी आइडेंटिटी यानी स्वयं की पहचान क्या कहती है, इसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक पेशेवर शिक्षक के रूप में देख सकते हैं। जब आप प्रमाणिक हो जाएंगे, जब आप में प्रमाणिकता आ जाएगी एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका के संदर्भ में, तो आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट जो भी चीजें अप्लाई करवा रही है शिक्षक या शिक्षिका के संदर्भ में, हम उस चीज से जो भी हमारी प्रमाणिकता है या फिर जो हमारी क्वालिटी है, उसके आधार पर मैं उसमें अपने फॉर्म को फिलअप करते हुए मेरा चयन हो सकता है। तो आपकी पहचान, आपकी खूबी को पहचानने के लिए सबसे उपयुक्त मार्गदर्शन या सबसे उपयुक्त बातें आज के समय में एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में है। तो एक शिक्षक की पेशेवर पहचान को अगर आप पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपने स्वयं के आइडेंटिटी के माध्यम से, तो आपको यह समझ में आएगा कि आपकी खूबी क्या किस प्रकार की है, आप उसका प्रदर्शन समाज में या फिर औपचारिक व्यवस्था या शिक्षण कक्षा कक्ष में किस प्रकार करते हैं, और जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। क्योंकि यूनिट 3 का जो सबसे ऊपर का जो मेन टॉपिक है, अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ, इसमें आपका टॉपिक है अपनी खूबी को पहचानना, उसे प्रदर्शित करना तथा शिक्षण में प्रयोग करने के तरीकों को समझना। इस शिक्षण में आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अगर आप एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन जाते हैं तो आप अपनी खूबी को जानते हुए, पहचानते हुए इसका प्रयोग आप औपचारिक व्यवस्था में या अनौपचारिक व्यवस्था में या राष्ट्र हित में या समाज हित में या फिर देश हित में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही थोड़ी सी अलग टाइप की टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा अलग हटकर समझना होगा। तो यह टॉपिक कहता है शिक्षक की पहचान। इसको आप समझिए कि आप एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका हैं, अभी ट्रेंड हो रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, और जब आप शिक्षक या शिक्षिका बन जाएंगे तब इस चीजों को उस चीज से आंकते हुए इसको ध्यान से समझे। तो जब आप बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन जाएंगे तो आपके मन में एक अवधारणा विकसित हो जाएगी कि मैं बच्चों को कैसे, यानी आप में जो अंतर इंटरेक्शन है
यानी समूह गतिकी के माध्यम से, यानी ग्रुप डायनेमिक चीज जो होता है गत्यात्मकता के साथ, जब आप कोई चीज आगे बढ़ जाते हैं, आपकी पढ़ाई की प्रक्रिया गतिशील है, बढ़ते जा रही है, और जब भविष्य में आप एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन जाती हैं, तो आप में प्रदर्शन करने की भावना का विकास होने लगता है कि मैं किस प्रकार से अपनी योग्यता का विकास कर सकूं, अपने योग्यता को लोगों को बता सकूं कि मैं इस योग्य हूं, या फिर यह सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पहचान, लोग मुझे किस क्वालिटी के माध्यम से मेरी रिकॉग्नाइज कर सके, या फिर हमारी जो परफॉर्मेंस है या फिर टीचिंग स्टाइल है, किस आधार से लोग मुझे जान पाए कि हाँ, यह शिक्षक जो है या शिक्षिका जो है इस शिक्षक के कार्य कुशलता में योग्य दिखता है, या फिर इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, समाज के लिए, राष्ट्र और स्वायत्तता के साथ जो भी कार्य करता है, यह पूरी तरह से फलांकन की ओर अग्रसरित होता है। तो देखिए, इसमें मैंने डाला है विद्यालय के संदर्भ में, विद्यालय वातावरण के संदर्भ में, इंटरेक्शन के संदर्भ में, अंतर क्रियाओं के संदर्भ में, और शिक्षण कक्षा कक्षा के संदर्भ में। तो अब सबसे पहले उस चीज को देखिए, अपनी खूबी को पहचानना। तो खूबी को आप कैसे पहचानेंगे? आप में कौन कौन सी खूबी है? जब आप समूह में जाते हैं और आप अपनी अवधारणाओं को, बातों को समूह में विभिन्न लोगों को रखते हैं, या फिर शिक्षण कक्षा तक में बच्चों के सामने रखते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि मुझ में कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी एबिलिटी है, कौन कौन सी क्वालिटीज है, जिसके आधार पर बच्चे मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर बच्चे यह चाहते हैं कि सर के पास जो टॉपिक है, या फिर सर के पास जो समझाने का स्टाइल है, या फिर जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने का, जो जो लेवल है, आईक्यू लेवल किस प्रकार का है, और किस प्रकार से वह संतुष्ट होते हैं। उनकी जो सेल्फ इमेज है बच्चों के सामने, या फिर समाज में, या फिर राष्ट्रीय, देश हित, या समाज, विश्व स्तर पर किस प्रकार की छवि को प्रदर्शित करता है, कि उसकी खूबी के बारे में लोग जानते हैं। तो जैसे स्वामी विवेकानंद की खूबी के बारे में आप जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी खूबियां थी, जिस खूबियों को आज हम अपना रहे हैं। महात्मा गांधी की खूबियों के बारे में आप जानते हैं कि कौन कौन सी खूबी थी जिसको हम आज अपना रहे हैं समुदाय सत्तावादी दृष्टिकोण के आधार पर। उसके बाद आप जो भी शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से अपने अपने खूबियों का व्याख्यान किया, अपने अपने क्वालिटी खूबियों को बेहतर समझते हुए, उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण को बेहतर समझते हुए हम आज अपना रहे हैं। और गतिकी जो है, समूह गतिकी, सबसे बड़ी बात है समूह। यानी आप शिक्षण कक्षा कक्षा में होते हैं तो समूह में होते हैं, और एक शिक्षक का ज्यादातर समय समूह में ही बच्चों के साथ 5 से 6 घंटे तक बीतता है। तो वह यह देखने की कोशिश करता है कि बच्चों का सृजनात्मक विकास हो पा रहा है कि नहीं, या फिर उसमें अध्यापक जो है स्वयं से अपनी रोल को देख पा रहा है कि उसकी भूमिका क्या देखी जा रही है। तो यहाँ पर देखने की बात है समूह गतिकी, यानी मैंने डाल दिया है टॉपिक, देखिए, खूबी को पहचानना। तो खूबी को आप समूह के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से, उसके अलावा गतिशीलता, शैक्षणिक प्रक्रियाओं में गतिशीलता के माध्यम से, सामाजिक जेस्चर्स के माध्यम से, उसके अलावा अन्य हाव भाव जो है आपके, या परिचर्चाएं हैं, संवाद है, इनके माध्यम से आप अन्य चीजों को, अन्य टॉपिक को अवलोकन करते हुए उसके बाद इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और शिक्षण में प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके तरीकों को समझते हैं और तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे आप, सामने वाला जो बैठा है आपके सामने सामने बैठा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से प्रभावित होता है आपसे। तो इस प्रभाविता के संदर्भ में आपकी जो रिकॉग्नाइजिंग है, आप क्वालिटी के संदर्भ में, कि आपकी क्वालिटी किस प्रकार से पहचान आ सकती है और आप उसकी पहचान कैसे कराओगे, इस संदर्भ में समूह गतिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। समूह गतिकी के माध्यम से जो चीज सृजन होता है, की भूमिका मुख्य रूप से देखी जा सकती है। उसके बाद मैंने लिखा है गतिकी का अर्थ, गतिकी जो डायनेमिक है, मतलब जिस स्टाइल से गतिशील है, आगे बढ़ रहा है, तो गतिकी का अर्थ होता है परिवर्तनशीलता। विद्यार्थी जैसे जैसे आप में गुण का विकास होने लगता है, क्वालिटी आने लगती है, तो आप में परिवर्तन परिवर्तन होना असंभावी है, और परिवर्तन देखा भी जाता है। जैसे आप छोटे क्लास से ऊपर क्लास की ओर बढ़ते हैं तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ते जाता है। उसके अलावा आप में जो ज्ञान का सोचने, ज्ञान के संदर्भ में, किसी टॉपिक के संदर्भ में, सोचने के संदर्भ में, या फिर किसी टेक्स्ट बुक के संदर्भ में, पिछली पिछली कक्षाओं की अपेक्षा नेक्स्ट कक्षाओं में जो सोचने का तरीका है आपको बदल जाता है, आपका जो नजरिया है उस संदर्भ में सोचने का बदल जाता है। तो ये बोला जा रहा है गतिकी का अर्थ है जब आप गतिशील होते हैं तो आप में हम समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। और उसके बाद समूह गतिकी का तात्पर्य है, यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग खुद से भी जूम करके देख सकते हैं। समूह गतिकी का अर्थ होता है समूह के अंदर अंतः क्रियाओं के माध्यम से व्यवहार का परिवर्तन। तो जब आप समूह में है, भिन्न भिन्न विचारों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो आपका अंदर का इंटरनली जो इंटरेक्शन होता है, जो एक्टिविटीज होती है, उसके माध्यम से आपके बिहेव में पूरी तरह से अल्ट्रेशन आता है, परिवर्तन आता है। आप में सोचने समझने की बातें, सोचने समझने का तरीका, उसके अलावा बातें करने का तरीका, उसके अलावा समाज में क्या चल रहा है, और जो टेक्स्ट बुक में कौन कौन से तथ्य दिए हैं उस संदर्भ में एनसीटी का क्या योगदान है, एनसीईआरटी क्या कर रही है, हर पहलू पर आपकी एक पैनी नजर हो जाती है। यह सब कैसे होता है? समूह गतिकी के माध्यम से, जो आप में इंटरनली रूप से जो एक्टिविटीज होता है उसके माध्यम से आप में व्यवहार में परिवर्तन आता है, और आप ज्ञान के उपार्जन कर पाते हैं। ज्ञान के माध्यम से आपका जो कौशलता बढ़ जाती है, उसके माध्यम से आप सोचने समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो
सबसे पहले बात है कि खूबी को पहचानने के लिए इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो आप समय समय पर आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा तो जो परिवर्तनशीलता आएगी उसको देखने की बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस संबंध में, इस गतिकी और समूह गतिकी के संदर्भ में, एक पेशेवर शिक्षक के संदर्भ में जो जो भी क्रियाएं की जाती है, जो भी संबंध इससे संबंधित होता है, उन शक्तियों से अगर आप उन शक्तियों के बारे में सोचिए और समझे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? समूह की परिस्थिति में क्रियाशीलता, यानी जो परिस्थिति है समूह के संदर्भ में, इसको हम समझेंगे समूह गतिकी और समूह के माध्यम से आपकी पहचान के संदर्भ में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी शक्ति जो है पूरी बहुलता के साथ सामने कैसे आ रही है, इसमें है समूह की परिस्थिति के अनुसार स्वयं स्वयं की क्रियाशीलता, कि आप कितने क्रियाशील हैं, कितने एक्टिव हैं उस कार्य के लिए, समूह में कार्य करने के लिए, समूह में विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी है समूह गति में अपनी शक्तियों को पहचानना क्रियाशीलता के माध्यम से परिस्थितिवाद। उसके बाद कहता है इसके अंतर्गत, एकदम ध्यान से विद्यार्थी जी सुनिएगा, थोड़ा हटकर टॉपिक है। इसके अंतर्गत समूह की संरचना, इसके अंतर्गत जो समूह की संरचना है किस प्रकार की, और समूह की संरचना और दूसरी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो समूह की संरचना जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि समूह में किस प्रकार के किस तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए और वह जानकारी किस प्रकार से अवलोकनीय है, इस बारे में यह जानना जरूरी है कि विद्यार्थी के पास जो योग्यता है उस योग्यताओं को वह किस स्थिरता के साथ अपने सुगमकारी शिक्षक के माध्यम से साझा साझा करता है, और जो जो एविडेंस होते हैं उसका ज्ञानपूर्वक अध्ययन करता है। जब आप एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका हो जाएंगी तो इस बारे में आप बेहतर से बेहतर अध्ययन कर पाएंगे और यह कह पाएंगे, यह समझ पाएंगे कि कैसे यह आपके लिए जरूरी है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जो घटनाएं होती है समूह में या समूह गतिकी में, तो जो परिवर्तनशीलता और अंतर क्रियाओं के बारे में आप अपने अंतर की शक्तियों को जान पाते हैं, तो वह सबसे जरूरी चीज है कि वह किस प्रकार का सृजन आपके मनोभाव में करता है, और मनोभाव में करेगा तभी तो आपकी खूबी की पहचान आप स्वयं को अपने संदर्भ में आइडेंटिटी कर पाएंगे। आपकी जो समाज में पहचान है, रिकॉग्नाइजिंग है, किस प्रकार से आपकी क्वालिटी के संदर्भ में लोग देख पाएंगे कि इनमें कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी क्वालिटी है, और आपकी क्वालिटी को इसके माध्यम से लोग पहचान पाएंगे कि आपकी जो अंदर की अंतर शक्तियां हैं उस शक्तियों को आप बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसके बारे में जो अपनी शक्तियों को, आपके अंदर की निहित शक्तियों के माध्यम से आप में जो विचार उत्पन्न होगा वह पूरी तरह से प्रभावशाली होगा। उस प्रभावशालिता के आधार पर आप जो विचार विमर्श समूह में करेंगे तो इससे ज्ञान का विस्तार होगा और आप में आपकी खूबी को पहचानने के तरीका के सभी तथ्यों का समायोजन हो सकता है, और समायोजन के माध्यम से आप अपनी जो ज्ञान की ऊर्जा को और अधिक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसमें मैंने और डाला है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज सामने आती है कि जो भी समूह के सदस्य जो होते हैं निरंतर परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। समूह के सदस्य, अगर आप समूह में है तो वो हमेशा ग्रुप डिस्कशन आपने सुना भी होगा, हमेशा निरंतर जो है समय समय पर भिन्न भिन्न तथ्यों के आधार पर अंतःक्रिया करते हैं। जो उनके पास जो इंटरनल एक्टिविटीज है, तथ्यों के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, अपनी खूबियों को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में, अपनी खूबियों के संदर्भ में अंतःक्रिया के माध्यम से यह संभव हो पाता है। जो सदस्यों के व्यवहार निरंतर परिवर्तनशीलता के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार होता है विद्यार्थी जी स्थिर नहीं होता है। आप अपने व्यवहार को स्वयं में आकलन करके देख सकते हैं, उसका असेसमेंट करके देख सकते हैं कि यह व्यवहार जो है आपके स्वयं में पूरी तरह से स्थिर नहीं है। आपका व्यवहार चंचल होता है। आप कभी जिस प्रकार का आपको माहौल प्रदान होगा, जिस प्रकार की व्यवस्था आपको मिलेगी, आपके व्यवहार में उस प्रकार का परिवर्तन आएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को देखिए, अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो समाजीकरण के घटक के माध्यम से, परिवार, समाज और समुदाय के माध्यम से आता है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक क्या कहता है, मैं इंटर से बोल रहा हूँ। देखिए कोई समूह होता है तो समूह में कौन सी प्रक्रिया होती है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो परिवर्तनशीलता के साथ जो अंतर क्रियाएं होती है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा यह भी देखा जाता है कि किस परिभाषित व्यवस्था के साथ उसके परस्परता के संदर्भ में या फिर उसके रुझान के संदर्भ में उससे अपेक्षा की जाती है कि आपकी जानकारी आपकी खूबियों के संदर्भ में, आपके प्रदर्शन के संदर्भ में किस प्रकार की हो सकती है। उसके अलावा यह भी सोचा जाता है कि जो अपेक्षा की जाती है समाज के संदर्भ में कि उसके सदस्य परस्परता की अपेक्षा रखते हैं। उसके सदस्य यह भी देखने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्यों ना हो, वो ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो घटक है उसके बहुत हद तक जो उसकी सीमाएं होती है किस प्रकार से प्रभावित होती है खूबियों के संदर्भ में, प्रदर्शन के संदर्भ में। उसके अलावा यह भी देखा जाता है कि आपके विकास का जो वातावरण है समूह में, जब आप कोई काम करते हैं अपनी खूबियों के संदर्भ में, अपने क्वालिटी को के विस्तार के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में, तो आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके विकास के लिए जो वातावरण होता है, वो वातावरण के लिए जो अंतःक्रियाओं का निर्माण किया जाता है, या यह विकास अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपने सामाजिक विकास के अवधारणाओं के आधार पर निर्भर करती है। साथ ही साथ
अगर आप उचित सामंजस्य नहीं करते हैं तो इस स्थिति में अगर आप उचित सामंजस्य नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपकी जो खूबियां हैं पूरी तरह से अवलोकनीय नहीं हो पाती है, उसका आकलन बेहतर से ढंग से नहीं हो पाता है और आप में जो मूल्यांकन की व्यवस्था है नहीं हो पाती है, और कल्पनाशीलता जो इमेजिनेशन की भावना है आप में नहीं आ पाती है। तो खूबियों के पहचाने जो आपका टॉपिक है, खूबी के पहचान के संदर्भ में समूह गति की, समूह उसके अलावा गतिशीलता, उसके अलावा जो परिवर्तनशीलता आती है और आपके व्यवहार में, कार्य व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसके माध्यम से यह समझने की कोशिश की जाती है कि आपकी क्वालिटी क्या है और एक शिक्षक की जो भूमिका है समाज में, और उसके अलावा बेहतर ट्रेनिंग के माध्यम से समाज के सामने प्रदर्शित कैसे हो सकता है, वो उसका प्रदर्शन करते हुए अपनी शिक्षण में विभिन्न तरीकों के माध्यम से उसका प्रयोग कैसे कर सकता है, वो उसके लिए कैसे एक्सपेरिमेंट बन सकता है, तो यह देखने की बात होती है। उसके अलावा यह भी देखा जाता है कि आपका बौद्धिक स्तर, एक शिक्षक का बौद्धिक स्तर, जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आपके छात्र, मान लीजिए आप अभी पब्लिक टीचर हैं, छात्रों की बौद्धिक और उसकी दूसरी योग्यताओं के विकास में सामाजिक अंतःक्रियाएं जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखी जा सकती है। तो योग्यताएं, जो एबिलिटी है और जो सामाजिक अंतःक्रिया है, सोशल इंटरनल एक्टिविटीज जो है, इस संदर्भ में आप देखें तो दोनों चीजों को आप देखेंगे तो समूह की जो प्रक्रिया है, समूह गतिशीलता की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से प्रभावी आपको बनाती है और आपके अंदर जो सक्षमता है किस प्रकार का प्रभाव बनाते हुए सक्षमता को बढ़ावा देता है और आपको एक बेहतर ज्ञान प्रदान करते हुए आपकी खूबियों के संदर्भ में, आपकी एबिलिटी के संदर्भ में योग्यता को प्रदान करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो समूह में यहाँ लिखा भी हुआ है, छात्र समूह में विद्यालय के अंदर, कक्षा में, खेल के मैदान में या अन्य जगहों पर अंतःक्रिया करते हैं। आप देख सकते हैं कक्षा में आप बच्चों से, अन्य सहपाठियों से बात करते हैं, किसी प्रश्न पर शिक्षक से एडवाइस देते हैं या फिर पूछते हैं कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, मैंने इसका उत्तर ऐसे लिखा है। जो भी इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रियाएं करते हैं, उसके माध्यम से आपके अंदर जो खूबियां होती है, जो अंदर की, जो आपका अंदर का जो एटीट्यूड है, रुझान है, प्रवृत्ति है, आपके सोचने समझने का तरीका, वो खूबियों में बदलते हुए आपकी क्वालिटी का विस्तार करती है। और उसके अलावा आप में जो प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता होती है, सामाजिक व्यवहार की गतिकी के माध्यम से देखा जाता है। और जो व्यवहार की प्रक्रिया है एक बार नहीं आती है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ज्ञान का वर्जन होता है। ज्ञान के वर्जन अर्जन के माध्यम से आप अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं और अपने जो आपकी एबिलिटी है उस एबिलिटी के संदर्भ में यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मेरे लिए प्रभावशील हो सकता है और समाज में मेरी प्रभावशीलता कैसे आगे बढ़ सकती है। उसके बाद देखिए आगे का जो टॉपिक है, जो मैंने एक पॉइंट के रूप में दिया है, एक छोटा सा लाइन डाला है, तो उसमें देखिए यह क्या कहने का भाव उसमें क्या होता है। यह उसमें कहने का भाव यह है कि एक अध्यापक जो होता है समूह की गतिकी का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ये सबसे पहली बात है, अध्यापक को समूह की गति, यानी अभी आप ट्रेन नहीं हुए, जब अभी आप पुपिल टीचर हैं और अभी मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं, तो उसमें डाला जा रहा है अपनी खूबियों के ज्ञान के संदर्भ में, प्रदर्शन और तरीकों के संदर्भ में यह बात पूछी जा रही है कि को समूह की गतिकी का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में यह बातें सामने आ सकती है कि एक अध्यापक छात्रों के समूह के साथ, मैंने बताया, ये प्रतिदिन 5 से 6 घंटे व्यवहार करता है और अपने अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए उसके समूह गतिकी का अध्ययन करना जरूरी हो समझता है। कि जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रशिक्षण कक्षा कक्ष में, और पढ़ाने के दौरान यह बातें सब सामने आती है कि सभी समूह में क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, और कौन, सभी की चंचलताएं अलग अलग होती है, सभी टॉपिक के बारे में सभी की जानकारी अलग अलग होती है, सब यह कि सोचने समझने का तरीका और नजरिया दोनों अलग अलग होता है। तो सब यह सोचने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में ये बातें कैसे आई हैं और आखिर आई हैं तो इसको किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है और इसमें मेरा ज्ञान का विस्तार कैसे हो सकता है। अगर मैं, जब आप ज्ञान, आपके अंदर जब ज्ञान का विस्तार होगा, सृजन होगा, तभी तो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। और एबिलिटी कैसे बढ़ेगी? समूह गतिकी के माध्यम से समूह में बढ़ेगी, शिक्षण कक्षा में बढ़ेगी, 50 बच्चों के समूह में, 100 बच्चों के समूह में, या फिर समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बढ़ेगी। तो ये प्रक्रिया कब आएगी? जब आप समूह गतिकी के माध्यम से अपने खूबियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मेरी में कौन कौन सी खूबियां हैं जो समाज के सामने बेहतर दिखती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है समूह गतिकी की व्यवस्था के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। तो यह बात शिक्षक के रूप में आती है। और उसके अलावा आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा मैंने यहाँ पर दिया है, एक कक्षा में, उसके बाद अगला है, एक कक्षा में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों का एक समूह होता है। मैंने भी बताया कि सबके सोचने समझने का तरीका अलग होता है, सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। उसके अलावा अंतः करने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। कोई बहुत ऊंचे स्तर तक प्रश्नों को बनाता है और पूछता है, कोई जो है निम्न स्तर तक प्रश्नों को बनाता है, पूछता है। सबका सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है, सबके आईक्यू लेवल अलग अलग होते हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जो सम्यक ज्ञान है, आपने पढ़ा भी होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, या बुद्ध के उपदेशों को पढ़ा भी होगा,
तो सम्यक ज्ञान की जो व्यवस्था है कि किस प्रकार से आप में बेहतर ज्ञान होना चाहिए, और समूह के माध्यम से समूह गतिकी के आधारभूत ज्ञान प्रभावशीलता के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो खूबी है समूह के माध्यम से अपने छात्रों के समायोजन के माध्यम से, एक शिक्षक को छात्रों के समायोजन के माध्यम से, एक बेहतर मार्गदर्शन के माध्यम से आप में कक्षा के संदर्भ में एक शिक्षक संवेगात्मक प्रभाव डालता है, सब आप भिन्न भिन्न भावों का उपार्जन करता है। उसके अलावा सामाजिक वातावरण में सुधार करने की चेष्टा करता है, शैक्षणिक माहौल के संदर्भ में, या औपचारिक व्यवस्था हो अनौपचारिक व्यवस्था हो। तो यह देखने की बात है, जब शिक्षक की जब एक पेशेवर पहचान के रूप में देखी जा सकती है, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है सामाजिक वातावरण। उसके अलावा दूसरी बात होती है संवेगात्मक माहौल, और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है सुधार की गुंजाइश कैसे हो सकती है। तो सुधार की गुंजाइश के संदर्भ में सामाजिक वातावरण का समायोजन करना होगा, संवेगात्मक भाव का समायोजन करना होगा। इन दोनों चीजों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी खूबी समाज के अंदर के सामने निखर जाएगी, हमें अनौपचारिक व्यवस्था में और अन्य स्तरों पर देखी जा सकती है। तो आपने देखा भी होगा, एक शिक्षक का जो एक पेशेवर पहचान होती है, उस पहचान में आप देखेंगे विश्व स्तर पर बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं। उसके अलावा हमेशा राष्ट्रपति के माध्यम से उनको समय पर सम्मानित किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि कक्षा में प्राय 2 प्रकार की भूमिकाएं परिलक्षित होती है। एक पेशेवर शिक्षक की पहचान के संदर्भ में या उसकी खूबियों को जानने के संदर्भ में, जब आप यहाँ ट्रेंड हो जाएंगे, बेहतर शिक्षक हो जाएंगे, शिक्षिका हो जाएंगे, तो आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर डाला गया है कि आपकी खूबी क्या है, आप उसका प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं समाज में, उसके अलावा शिक्षण में किन चीजों का तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो अध्यापक की इसमें लिखा हुआ है, कक्षा में प्राय 2 प्रकार की भूमिका पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर 2 प्रकार के 2 टाइप्स के रोल्स देखे जा सकते हैं। पहला अध्यापक की भूमिका और दूसरा छात्र की भूमिका, अधिगमकर्ता की भूमिका। तो पहला मैं हो गया और दूसरा आप सभी हो गए जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन लाइव में। तो वही बात बोली जा रही है कि समूह गतिकी में अध्यापक का नेतृत्व तो बहुत ही जरूरी होता है, और नेता की भूमिका के रूप में अधिनायकवाद यानी जो लीडरशिप है उनका, उनके अभाव में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं हो सकता है, स्वच्छता नहीं आ सकती है, स्वच्छता नहीं आ सकती है। इसलिए अध्यापक है कि चाहिए कि विद्यालय के सभी क्रियाओं में छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप सभी भूमिकाओं में भाग लेंगे, जैसे आपके एमपी हॉल में हमेशा जो है इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक क्रियाएं होती है कि नए नए टीम पर आपको बोलने के लिए बोला जाता है, आपके विचार को प्रस्तुतिकरण का भाव को समझने के लिए आपको पोडियम पर भेजा जाता है। तो हर एक्टिविटी में जब आप विद्यार्थी जी भाग लेंगे तो आपके अंदर का जो हेजिटेशन है दूर हो जाएगा, और आपके अंदर की जो अंतर शक्तियां हैं वो बाहर निकल कर आएगी। और ये सब कब होगा? समूह में। बिना समूह के आप अकेले किसी काम को नहीं कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आपकी खूबी को, आप में जो क्या खूबियां हैं वो बाहर निकल कर नहीं आएगी, आप में क्या क्वालिटी है या कैसे कोई जानेगा? जब तक सामने वाला आपकी बातों को समझेगा नहीं तब तक कैसे जानेगा? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो आपकी क्वालिटी को विस्तार के संदर्भ में बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती है। और आप में जो लोकतांत्रिक मूल्य है, एक अध्यापक को लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार मानते हुए विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करना चाहिए, उसके संदर्भ में सोचना चाहिए। तो वही लिखा गया है कि एक अध्यापक को विद्यार्थी को सभी क्रियाओं में छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और साथ ही साथ कक्षा के वातावरण सुधारने के लिए छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए कि हाँ आप यह काम करेंगे तो सफल होंगे। तो विश्वास, जो एक शिक्षक है, बेहतर शिक्षक है या शिक्षिका है, जब तक छात्रों को अधिगमकर्ता को विश्वास में लेकर अध्ययन नहीं कराएगा तब तक उसमें जो है उसकी काया पलट नहीं हो सकती है, उसकी जो उसमें सृजनात्मकता का विकास हो वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। और इस चीज के लिए सबसे जरूरी है लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से सभी निर्णयों को लेने की क्षमता का स्वयं में विकास करना। तो लोकतांत्रिक पद्धति से यानी स्वायत्तता के साथ सभी कामों को करना, आपको बोलने की क्षमता का विकास करने के संदर्भ में स्वायत्तता देना, लिखने के संदर्भ में स्वायत्तता देना, उसके अलावा समझने के संदर्भ में स्वायत्तता देना, किसी प्रकार का आपको बर्डन नहीं देना, किसी कार्य को करने के लिए आपको उस संदर्भ में कुछ थोपना नहीं। तो ये सब चीज जो होता है, जैसे ही स्वायत्तता आप में आती है तो आपका सर्वांगीण विकास के माध्यम से होने लगता है। आप समय बेहतर से बेहतर बिना किसी प्रेशर का सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह आपकी उपादेयता को, आपकी यूटिलिटी को स्पिरिटी में बदल देता है और आप में साइंटिफिसिटी लाता है, यानी वैज्ञानिकता लाता है, जो आपकी सोच को विस्तारित करता है और आपकी खूबियों को, आपकी जो क्वालिटी है उसका विस्तार करता है। और जो क्वालिटी के विस्तार के माध्यम से आप उसका प्रदर्शन समूह में कर सकते हैं, समूह गतिकी के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके बाद शिक्षण में जब आप बेहतर शिक्षक या शिक्षिका हो जाएंगे तो सब शिक्षण में अपने भिन्न भिन्न एबिलिटी के माध्यम से, अपने प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थी जी आगे क्या है, उसके बाद क्या है, लास्ट जो पैराग्राफ है देखिएगा, अध्यापक का जो दायित्व होता है, अध्यापक का दायित्व
अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाना है। मैंने भी बताया कि अध्यापक का दायित्व अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाना है। बिना अध्यापक के एक सुगमकारी शिक्षक के आप बेहतर से बेहतर अध्यापन नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा मात्र ये भी बताया गया है कि मात्र अधिगम के अनुदेशक व निदेशक, ध्यान से सुनिए, मात्र अधिगम के अनुदेशक व निदेशक न होकर अपने विद्यार्थियों के अधिगम में सुगमता प्रदान करना है। यानी सिर्फ आपको पढ़ाने के दौरान सिर्फ आपको अपने पीछे अनुगामी नहीं बनाना है बच्चों को, और ना ही उसको सिर्फ निर्देशक ही बनाना है निर्देशन के संदर्भ में। उसको अपने अधिगम के विभिन्न प्रक्रियाओं को, विभिन्न एक्टिविटी में भाग लेते हुए आपको सभी सुविधाएं विद्यार्थी को प्रदान करनी है सुगम बनाने के संदर्भ में, ताकि उनमें सीखने की जिज्ञासाएं पैदा हो जाए। तभी तो खूबियों का विस्तार होगा, क्वालिटी का विस्तार होगा, उनके आईक्यू लेवल का विस्तार होगा, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर हित के संदर्भ में साबित हो सकता है। तो वही बात बताई जा रही है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को अधिगम उन्नयन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। यानी अधिगम उन्नयन का मतलब हुआ कि शीर्ष पर आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो इस स्टाइल से पढ़ाएं, इस स्ट्रेटजी से पढ़ाएं, इस टीचिंग मेथड से पढ़ाएं कि अधिगम उन्नयन, अधिगम सिखाने की जो सबसे शीर्ष दायित्व है उस चीज को समझते हुए क्रियाओं को कराएं, ताकि बच्चों में सीखने की ललक पैदा हो, उनमें चेतना सत्र के विकास के साथ, उसमें जो सोचने समझने की क्षमता का विकास है पूरी तरह से समाजीकरण के घटक के साथ, उस साथ ही साथ उनमें प्रभावशीलता देखने को मिले। उसके अलावा जो उनमें प्रत्यय है, कंसेप्ट है, या फिर जो उनकी एटीट्यूड है, या फिर उनमें जो किसी भी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन करने की क्षमता का विस्तार होने लगता है, उसके माध्यम में उनकी अवधारणाएं बेहतर से बेहतर हो सके। इसलिए अधिगम उन्नयन की आवश्यकता होती है, और अधिगम उन्नयन के लिए मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कार्य करना चाहिए। तभी तो आप बेहतर, आप में जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, धीरे धीरे एबिलिटी और क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। उसके अलावा उनको समय समय पर अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से, या फिर समूह में अधिगम क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए, उसमें स्वायत्ता प्रदान करते हुए उसे हर कार्य को करने के लिए समुन्नत उपाय करना चाहिए। तभी तो उसकी योग्यता का विकास हो सकता है। जब जैसे ही एबिलिटी आएगी तो जब योग्यता, जब आप योग कब हो जाएंगे, जब आप में क्वालिटी आ जाएगी। जब क्वालिटी जैसे ही आएगी तो आप में एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों का समायोजन, एकोमोडेशन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एडजस्टमेंट, दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप देखिए अगला जो टॉपिक है उस चीज को देखते हैं। समायोजन के समूह लिखा हुआ है, समायोजन में समूह का प्रभाव, यानी उसे प्रदर्शित आप कैसे कर सकते हैं, जो आप में अपनी खूबी को पहचाना, अपनी खूबी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, अभी आपने देखा। और उसको देख सकते हैं समायोजन के रूप में, मैंने भी चर्चा किया अकोमोडेशन या एडजस्टमेंट। तो समायोजन के रूप में आप उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रदर्शित करने का तरीका या फिर जेस्चर कैसे हो सकता है, आप देख सकते हैं कक्षा में, कक्षा का परिवेश जो होता है, उस कक्षा के परिवेश के माध्यम से उसको आप बेहतर तो समझ सकते हैं कि कैसे उसका प्रदर्शन समायोजन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थी जी, अगर आप किसी चीज का समायोजन नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक का दायित्व होता है कि जैसे ही शिक्षण कक्षा में जाए हुआ तो वह बच्चों के बीच जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, शिक्षण के कक्ष में वो बेहतर समायोजन के साथ टॉपिक के बारे में बताता है और समायोजन करने की चेष्टा करता है कि आप उस बात को भली प्रकार एकाग्रचित होकर सुने। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बच्चे एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, उनको कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता है, तो उस संदर्भ में उसको रुझान पैदा करना होता है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना होता है। इसके लिए बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता होती है, बेहतर क्वालिटी और एबिलिटी की आवश्यकता होती है। तो बेहतर क्वालिटी जब होगी तो एबिलिटी हो जाए, एबिलिटी की क्षमता का विकास स्वयं होने लगता है। तो शिक्षक को चाहिए कि जब वो अपने पेशेवर पहचान के संदर्भ में जब सामने आता है, तो समूह में आता है, समूह में चर्चा परिचर्चा करता है, संवाद करता है, तो उसके लिए जरूरी है कि समूह में अपने प्रभाव को डाले। तभी तो आपका जो है बेहतर सामंजस्य हो पाएगा, नहीं तो सामंजस्य कहां से हो पाएगा। तो उसी में कहा गया है कि कक्षा का परिवेश किस प्रकार का होना चाहिए जहां छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। जैसे अभी आप हमारा आपका परिवेश देख लीजिए, ऑनलाइन लाइव के माध्यम से आप सभी जुड़े हुए हैं। आपकी सहभागिता, मैं हमेशा कहता हूं, आपकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जब तक आप नहीं होंगे, समूह में नहीं होंगे, तब तक हमारी जो इफेक्टिव है, जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता है, आप नहीं आ पाएगी। आप नहीं समझ पाएंगे कि सर हमारे इस टॉपिक के बारे में क्या कह रहे हैं। और हाँ, आपकी जो खूबी है, स्वयं में जो खूबी आ जाएगी मेरी प्रभावशीलता के माध्यम से, उस खूबी का जब आकलन करेंगे, आप असेसमेंट करेंगे आफ्टर डीएलएड, या आपको जब प्रमाणिकता आ जाएगी डीएलएड के संदर्भ में, या जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी जो खूबी है, मेरी जो क्वालिटी है, मैं अब योग्य हो चुकी है इस क्वालिटी पढ़ा पढ़ा सकता हूँ। वही बोली जा रही है कि अध्यापक का प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार छात्र के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। मैंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों स्थितियों में वो पूरी तरह से प्रभावित करता है। उसके बाद क्या, लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रधान अध्यापक छात्रों में सकारात्मक गुणों का विकास करता है। अभी मैंने बताया लोकतांत्रिक नेतृत्व यानी स्वायत्ता के साथ लोकतांत्रिक मान मूल्यों के आधार पर मानवीय मूल्यों के विकास के साथ अभिकमित अनुदेशन के माध्यम से आप में जो कंसेप्शन है उसके लिए जो आप में विचारधारा प्रदान की जाती है, उसका समायोजन करने की जो क्षमता होती है एक शिक्षक में, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भिन्न भिन्न गुणों
के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। उसके बाद उसमें और मैंने डाला है, देख लीजिए, अधिगम में समूह संबंधों को अहम भूमिका होती है। अधिगम जब आपको शिक्षण कक्षा में पढ़ाया जाता है तो समूह में जो आपकी जो काबिलियत होती है, आपकी क्वालिटी होती है और देखने लायक होती है कि आप क्या सुनते हैं। अगर कोई शिक्षक कुछ प्रश्न आपसे करता है तो आप बताते हैं, उसमें आपका जो अंदर का जो आपको इंटरेक्शन की जो भावना है, जो एक्टिविटी है, आप स्वयं के संदर्भ में आप समझते हैं कि मैं इस संदर्भ में बहुत अच्छा जानती हूँ, मेरी एबिलिटी इस संदर्भ में अच्छी है, तो उसके माध्यम से जो क्वालिटी आती है उससे शिक्षक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं पूरी तरह से। उसके अलावा शिक्षक क्या करता है, स्वस्थ और समन्वयात्मक वातावरण का निर्माण करता है शिक्षण कक्षा कक्ष में। उसके अलावा आज जो भी है व्यवस्था समाज के संदर्भ में, शिक्षक जो होता है आज का समाज के सभी वर्गों की शिक्षा, अध्यापकों, समाज में जितने भी वर्ग हैं शिक्षा के संदर्भ में सभी को सोचने समझने का तरीका सब अलग अलग होती है और सभी विवश होते हैं कि किन तथ्यों के आधार पर अपनी खूबियों को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और अध्यापक यह सोचते हैं कि मैं अपनी खूबियों के आधार पर, अपनी क्वालिटी के आधार पर बच्चों को मैं कैसे खूबियों का विस्तार करूं, उनका विकास कैसे करूं जो हमारे देश के भविष्य बन सकते हैं। और उस भविष्य के आधार पर ही देश का आकलन किया जा सकता है और उसके अलावा भिन्न भिन्न कार्यों में उनकी संलग्नता को दर्शाया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए कि यह भी लिखा हुआ है कि वह समूह गतिविधियों में छात्रों की अभिरुचियों का विकास करते हैं। जो समूह गतिविधि होती है, जो भी एक्टिविटी होती है समूह में, ग्रुप में होता है, उसमें आपकी जो अभिरुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, मनोदशा है, मनोवृत्ति है, किस प्रकार से उसमें आप डेवलपमेंट होता है, समूह के माध्यम से ही होता है। और उसके माध्यम से जो आपके व्यवहार में कार्यकुशलता आती है, परिवर्तनशीलता आती है, उसके माध्यम वह आपके लिए फलांकन की ओर अग्रसरित करता है, फल की प्राप्ति की चेष्टा करता है और आपके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरी तरह से निर्वहन करता है। और यह भी कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में, जो अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम होता है, जैसे आप शिक्षक, अभी तो पुपिल टीचर है, जैसे ही शिक्षक बन जाएंगे तो अध्यापक शिक्षा का आपके लिए जो कार्यक्रम बनाया जाएगा, जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, तो समूह गतिकी को उसमें अभिन्न अंग के रूप में देखा जा सकता है। समूह में जब आप कोई काम करते हैं तो उसकी जो कार्यकुशलता है, व्यवहारशीलता है, उसके अलावा आपकी जो एबिलिटी या क्वालिटी देखने को मिलती है, उस सभी को समावेशन वहां देखा जा सकता है और उस सभी में उत्कृष्टता आप में आ सकती है और उस उत्कृष्टता के माध्यम से आपके ज्ञान का विस्तार हो सकता है और आपकी जो छवि है, आपका जो रियल सेल्फ है, वह समाज के सामने देखने को मिलेगा, या फिर विश्व स्तर पे, या फिर राष्ट्र स्तर पे, या क्षेत्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय, राष्ट्र या विश्व स्तर पे, तीनों स्तरों पर देखने को मिलेगा। अब जो विद्यार्थी जी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शिक्षक को, पेशेवर शिक्षक के संदर्भ में हम इसको समझ रहे थे। तो अब जो टॉपिक है आपका, इसमें 3 टॉपिक था, अपनी खूबी को पहचानना, फिर आपने देखा कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है, बेहतर समायोजन के माध्यम से आपने देखा प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है। अब है शिक्षण में प्रयोग करने के तरीकों को समझना। तो शिक्षण में प्रयोग कैसे करेंगे, तो कक्षा के वातावरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। जब आप पढ़ाने बैठेंगे, जब पढ़ाने जाएंगे शिक्षण कक्षा कक्ष में, तो कक्षा के वातावरण के संदर्भ में, कक्षा के वातावरण के संदर्भ में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपने प्रदर्शन अभी तक सीखा है, समायोजन की क्षमता का। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है, अध्यापक का व्यवहार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अध्यापक, आपका जो आदर्श रूप मान प्रतिमान है, जिसको देखकर बच्चे यह सीखते हैं कि सर का जो आदर्शवादी छवि है वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद है और समाज के लिए उनका जो नेचर है, उनका बिहेव है, किस प्रकार से सामाजिक वातावरण को सुदृढ़ करता है, समायोजन करने की क्षमता का विकास करता है। तो इसके लिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अध्यापक का व्यवहार, उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण। उसके अलावा उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही शिक्षण कक्षा कक्ष में बच्चे जो है स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं और शिक्षक भी स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर पाने में सक्षम होता है। और जो पक्षपात रहित रवैया होता है एक शिक्षक, जैसे कि सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखना, तो वह सबसे जरूरी है, अध्यापक के व्यवहार पर डिपेंड करता है। और इन तरीकों का इस्तेमाल करने से शिक्षण की कुशलता शिक्षकों में देखी जा सकती है, जो उसकी खूबी को पहचान कराता है। हेलो, उसकी खूबी की पहचान कराता है। कृपया म्यूट रहे, आवाज आ रही है ना सभी, आप सभी को? कृपया कोई बोले, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, आवाज सभी को मिल पा रही है? हाँ, चलिए, थैंक यू। लगे बने रहिए, ठीक है, बने रहिए। उसके बाद क्या आता है, परिचर्चाएं, जो संवाद होते हैं। विद्यार्थी जी, मैं आपसे भिन्न भिन्न प्रश्नों टॉपिक के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रश्न पूछा करता था, तो आप में जो संवेगात्मक वातावरण एक तैयार होता था क्लास में या पीरियड के दौरान, तो आप ये देख पाते थे कि जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते थे तो आप में उत्सुकता बढ़ जाती थी। उसके अलावा आपके जो जिज्ञासु चक्षु है या जिज्ञासु मस्तिष्क है, उसके आधार पर आप यह सोचने में समझने में की क्षमता का विस्तार कर पाते थे कि हम इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, सर ने पढ़ाया, उस सर का प्रभाव हमारे अंदर कितना आया। तो परिचर्चाओं के माध्यम से बहुत सारे चीज जो है वातावरण को सुधारने के संदर्भ में, उसके अलावा स्वतंत्र परिचर्चाओं के माध्यम से आपके ज्ञान के विस्तार करने के संदर्भ में शिक्षण की कौशलता को देखा सकता है। और इसका प्रयोग शिक्षण
में इसका इस चीज का प्रयोग करते हुए इसके आपकी खूबियों को बढ़ाया जा सकता है, आपके प्रदर्शन करने के तरीकों को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद प्रभावी संवाद, अभी आपने बताया, मैंने बताया, एक शिक्षक जब संवाद करता है, कोई बात कहता है, परस्पर इंटरेक्शन करता है औपचारिक या अनौपचारिक व्यवस्था में, तो यह देखने को मिलता है कि जो संवाद हो रहा है, जो बातें कही जा रही है किसी थीम के संदर्भ में, किसी टॉपिक के संदर्भ में, वह कितने प्रभावशीलता के साथ मेरे मन मस्तिष्क में हिलोड़े ले सकता है या फिर मेरे मन मस्तिष्क में विप्लव कर सकता है, हलचलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है शिक्षक को प्रभावी संवाद करना, ताकि शिक्षण के कौशल व्यवस्था में, शिक्षण के तरीकों में, शिक्षण में प्रयोग करने के तरीकों को समझने के संदर्भ में प्रभावी संवाद की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है, चाहे वह औपचारिक व्यवस्था हो या अनौपचारिक व्यवस्था। साथ ही साथ यह भी सोचने की आवश्यकता होती है कि स्वतंत्र भाव से या स्वायत्ता के साथ जो भी आपको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में जो बातें बताई जाती है, या फिर आपके अंदर कोई गलतफहमी का विकास हो जाता है, उसको दूर करने की चेष्टा की जाती है। इन सभी चीजों को अगर शिक्षण कक्षा कक्ष में देखें तो दो द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर देखी जा सकती है कि आप क्या सोचते हैं, शिक्षक क्या आपके बारे में सोचते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक की जिज्ञासा कहाँ तक आपके लिए प्रभावी बन सकती है, और किस प्रभावी संवाद के आधार पर आपके ज्ञान को समृद्ध किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है। उसके अलावा आप में जो एक नए फॉर्मेशन की जो टेक्निक्स है कि उस टॉपिक के संदर्भ में आप उस विषय से, उस टॉपिक से संबंधित जो शिक्षक ने बताया, उसके अलावा आप क्या सोचते हैं, समाजीकरण की व्यवस्था के आधार पर, और जो टॉपिक है किस प्रकार से आपको पूरी तरह से स्वायत्तता के साथ सोचने समझने के लिए आपके मन मस्तिष्क में हलचलें पैदा कर आपके ज्ञान के विस्तार को समृद्ध करता है। तो इन सब चीजों के लिए प्रभावी संवाद का होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब जब कोई भी अच्छे फिलोसफर या फिर कोई अच्छे व्यक्ति जब संवाद करते हैं, जब कोई बात कहते हैं, तो उनके संवाद को बहुत लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। जब उसमें प्रभाविता होती है तब, जब कोई चीज की प्रभाविता नहीं होगी तो कोई उसको ध्यान से नहीं सुन पाएगा। इसलिए प्रभाविता होना बहुत ही जरूरी है, और शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि अपने हर तथ्य को पूरी तरह से प्रभावी बनाते हुए द्विपक्षीय प्रक्रिया के आधार पर, एक पक्ष में आप हो गए, एक पक्ष हम हो गए, द्विपक्षीय प्रक्रिया में द्विपक्षीय प्रक्रिया के आधार पर उसको प्रभावी बनाते हुए बच्चों को समझाए, सिखाए, ताकि उसमें आपकी खूबियों के माध्यम से, आपकी क्वालिटी के माध्यम से पूरी तरह से एबिलिटी का विस्तार होने लगे। तभी तो आप, जब आप में एबिलिटी आ जाएगी, उससे संबंधित शिक्षक के व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षक के सभी गुणों का जब आप में ज्ञान हो जाएगा, तभी तो आप बेहतर से बेहतर आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। अब अगला टॉपिक पॉइंट है विद्यार्थी जी, संबद्धता का भाव, यानी संबद्ध होने का। तो जब आप संबद्ध कैसे हो सकते हैं? प्रभावी वार्तालाप के माध्यम से, जो कन्वर्सेशन होती है हमारे आपके बीच या आपके सहपाठियों के मध्य जो होती है, तो जो प्रभावी वार्तालाप होता है उसमें छात्रों में समझता की भावना का विकास होता है, या परस्पर लगाव उसको बोल सकते हैं, परस्पर लगाव की भावना। तो परस्पर लगाव कैसे आएगा? जब आप एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे कि हाँ वो हमसे अच्छा पढ़ने में तेज है, या फिर यह जानेंगे कि मेरे समकक्ष है, या फिर यह जानेंगे कि उसकी जो उत्कृष्टता है हमसे आज बहुत ज्यादा दिख रही है। उस संबद्धता का भाव, परस्पर लगाव की भावना भी शिक्षण कक्षा कक्ष में देखी जा सकती है, और यह तभी आ सकता है कि जब शिक्षण में इस चीज का प्रयोग किया जाए, संबद्धता की भावना का विकास किया जाए, तभी यह संभव हो सकता है। उस बात अगला है परामर्श, काउंसलिंग, यानी परामर्श के संदर्भ में क्या है? तो समूह गति की, अभी मैंने बताया, समूह गतिकी पर किए गए नवीन शोध अध्ययन परामर्श की प्रभावी भूमिका पर बल देते हैं। जो भी शोध किए जाते हैं समूह गतिकी पर, अगर आपके संदर्भ में मान लीजिए मैंने आप सभी बच्चों में से किसी 4-5 को ग्रुप में बैठाया, उसमें उसको डिस्कशन शुरू कराया, किसी तथ्य को, टॉपिक को दे दिया कि इस बारे में बताइए, तो हम सभी की बातों को सुनेंगे और यह शोध निकालेंगे कि किस बच्चों ने, शोध करेंगे कि किस बच्चे ने इस तथ्य से संबंधित पूरी तरह से सटीक आंसर दिया है, और कौन इसके इर्द गिर्द रहते हुए थोड़ा बहुत सही भी दिया है, कुछ गलत भी दिया है। तो इन सब की हम व्यवस्था करते हुए, समझते हुए, इस पर शोध करते हुए, अनुसंधान करते हुए यह देखेंगे कि इसमें सभी में प्रभावी भूमिका किसकी थी। और प्रभावी भूमिका के लिए समय समय पर परामर्श की आवश्यकता होती है कि इसमें आपको क्या और ऐड करना चाहिए, इस टॉपिक में किन सब चीजों, किन बातों को रखा जाए ताकि आप में इस टॉपिक से संबंधित एबिलिटी का विकास हो सके, तो इस एबिलिटी के माध्यम से अपने क्वालिटी का विस्तार हो सके। तो यह सबसे जरूरी होता है कि उसके लिए शिक्षण कक्षा कक्ष में संवेगात्मक वातावरण तैयार किया जा सके, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जा सके। तो भावात्मक व्यवस्था के साथ, जो आपने इससे पहले भी पढ़ा है, भावात्मक व्यवस्था, भावात्मक विचारधारा, तो इन सभी चीजों के साथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके वातावरण को बेहतर बनाया जा सकता है और आपने खूबियों का विस्तार किया जा सकता है, और उस खूबियों के माध्यम से आप उसका प्रदर्शन समाज में, औपचारिक व्यवस्था में, अनौपचारिक व्यवस्था में, या फिर कहीं कहीं जहां भी आपको मौका मिल जाए अपनी खूबियों की पहचान कराते हैं। इस संदर्भ में बहुत सारी किताबें भी आती है, जो आपने पढ़ा है कि उसकी खूबी कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, आप सुनते भी हैं कि वो मुझसे पढ़ने में तेज है, यानी उसकी क्वालिटी ज्यादा है। इसलिए ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है, और जब आप बेहतर शिक्षक या शिक्षिका हो जाएंगे तो ये सभी चीजें आपके सामने रूबरू हो जाएंगी, आपको देखने को मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि सच में मैंने जो पढ़ा, हमारी काबिलियत आज प्रदर्शन के काबिल है, मैं इसको प्रदर्शित कर सकती हूँ, और चाहे वो शिक्षण में प्रयोग के माध्यम से या फिर किसी अन्य समस्या समाधान के लिए,
शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। उसके बाद क्या है, पर्यटन और दर्शन। देखिए विद्यार्थी जी, एक्सकर्शन जो होता है, पर्यटन बहुत स्थिति में आपके मनोदशा को, मनोभाव को बदल देता है, और आपको बहुत सारी चीजों को नग्न आंखों से देखने के बाद आपको यह पता चलता है कि सच में सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। जब तक आप किसी चीज को नहीं देखते हैं तब तक उसकी छवि जो है आप एक चित्र के माध्यम से ही अंकित कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको आप नग्न आंखों से देख लेते हैं तो उसकी चित्र या छवि बहुत समय तक आपके मन मस्तिष्क में बैठी होती है, और उसका आप बेहतर से बेहतर आकलन कर सकते हैं। तो वही कहा गया है, परिभ्रमण, पर्यटन तथा शैक्षिक यात्राएं यदि पाठ सहगामी क्रियाएं छात्रों को परस्पर समझने का अवसर प्रदान करती है। जो एक को करिकुलर एक्टिविटीज है, पर्यटन और दर्शन, यह पाठ सहगामी क्रियाओं में आते हैं, यानी विषय से असंबद्ध है। विषय से दूर होते हुए इन सभी चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, और एक शिक्षक को चाहिए कि पर्यटन और दर्शन की प्रक्रियाओं के बारे में, एक्सकर्शन और दर्शन के बारे में सभी बच्चों को बताएं कि किस व्यवस्था के आधार पर आप अपने खूबी को दर्शा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो परिभ्रमण है, आप देखते होगा वेस्टर्न कल्चर में अधिकतर जो फॉरेनर है, रिसर्चर है, हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा हर चीजों को की तलाश करते हैं कि आखिर इसका क्या निचोड़ हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ऐसे उत्तराखंड में जो भीषण आपदा आई थी उसके बारे में बहुत सारे विदेशियों ने या फिर अपने देश के लोग ने भी रिसर्च किया कि आखिर इसके आने के क्या कारण थे। तो ये जो जिज्ञासाएं है नग्न आंखों से देखने के बाद उसकी जो वास्तविकता है छलकने लगती है, और बच्चों यह समझ में आ जाता है कि किस प्रकार वह आप में उस आपदा से संबंधित ज्ञान का विस्तार कर सकता है, विकास कर सकता है। जैसे आपने ही पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आपको भी पता चल गया था कि भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, तो सब जान चुके हैं। लेकिन आज तक जब आप भूकंप को अपने देखते हैं, महसूस करते हैं, जब आपके पृथ्वी में जो कंपन होना शुरू हो जाता है, भूमि में कंपन होना शुरू हो जाता है, तो जब उसको आप महसूस करते हैं और आप पहले से पढ़े, तो आप दोनों के जब ज्ञान को अवलोकन करते हैं, दोनों को संबद्ध करते हैं, तो आप में यह समझ में आ जाता है कि सच में ये इसकी प्रक्रिया इस प्रकार की है। तो आपको जो ज्ञान है बहुत लंबे समय तक विस्तारित रहता है, आपके मन मस्तिष्क में बैठा रहता है, उसको आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं, और आप में जो है क्षमता, जो एक खूबी है, एक क्वालिटी है, उसके संदर्भ में बहुत ही ज्यादा विस्तारित हो जाता है। उसके बाद यह भी है कि जो सामाजिक वातावरण है, इसके माध्यम से सामाजिक वातावरण में आप भिन्न भिन्न पहलुओं का उजागर करते हुए, भिन्न भिन्न पहलुओं के संदर्भ में बताते हुए उसके बारे में जो वातावरण तैयार करते हैं, उसके माध्यम से भी बहुत सारे चीज सुधारात्मक व्यवस्था के रूप में देखे जा सकते हैं। तो यह सब चीज विद्यार्थी जी आपकी खूबी को पहचानना, उसे प्रदर्शित करना तथा शिक्षण में प्रयोग करने के तरीकों को समझना, किस प्रकार से शिक्षण में आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप पढ़ाने जाएंगे, जब आप टीचिंग वर्क करने जाएंगे, तो आपको देखना होगा पहले आपको अध्यापक का व्यवहार के रूप में जो परिचर्चाएं आप कर रही हैं किस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद प्रभावी संवाद, आपका जो संवाद प्रभावी है कि नहीं, समझता का भाव आप रखते हैं कि नहीं, परस्पर लगाव का भाव रखते हैं कि नहीं। उसके अलावा परामर्श की जो व्यवस्था है आप सही ढंग से सामाजिक वातावरण के आधार पर दे पा रहे हैं कि नहीं, या फिर पर्यटन और दर्शन जो है वो आप बच्चे जो कर पा रहे हैं उसको आप बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अथवा नहीं। ये सभी चीजें अपने कार्यों तथा जीवन के उद्देश्यों की समझ के संदर्भ में विकसित करती है। तो एक पेशेवर शिक्षक की पहचान के संदर्भ में एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने इस टॉपिक को दिखा, आपको बताया, जो आपके ज्ञान को पूरी तरह से विस्तारित करता है, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करता है। तो जो आपका टॉपिक था विद्यार्थी जी खत्म हो गया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, समय भी हो चुका है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चलिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो बताइए। 43 मिनट्स 8 सेकेंड हो चुका है। कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बताइए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोला विद्यार्थी जी? सर 2 नंबर पेज शेयर कीजिएगा। 2 नंबर पेज, 2 नंबर शेयर पे शेयर कीजिएगा। करूँ? अच्छा ओके, मैं कर रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। अभी मैं शेयर, फिर अब शेयर ऑप्शन पे आना होगा, मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी रुक जाइए, जस्ट बने रहिए सभी आप। अभी मैं स्टॉप शेयर कर दिया था, फिर शेयर करना होगा। तो 2 नंबर पेज में अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, और देखिए शेयरिंग कर रहा हूँ मैं। देखिए 2 नंबर पेज हो गया विद्यार्थी जी, देखिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया? बोलिए विद्यार्थी जी। हेलो, हो गया? जी सर। ओके, थैंक यू। और बताइए, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को है तो बता सकते हैं, मैं उनके प्रॉब्लम का समाधान बता दूं। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं, बताइए किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। आप सबकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहिए, बने रहिए। कोई कुछ कहना चाहते हो तो बताइए।